नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर है। हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे, अपने पूर्वजों के तरीकों में झांकेंगे। जरा सोचिए, क्या आज की खेती की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल हमारी पुरानी परंपराओं में छिपा हो सकता है? ये सवाल जो स्क्रीन पर है, शायद आज की सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ तो करोड़ों लोगों का पेट भरना है और दूसरी तरफ जिस धरती से ये सब उगता है, उसे भी तो बचाना है ना, है ना? और यहीं पर पारंपरिक खेती की भूमिका सामने आती है। ये शायद इसी दुविधा का एक बहुत ही दमदार जवाब हो सकती है। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे सतत कृषि के राज को समझने से, फिर मिट्टी के जादू यानी फसल चक्रण और पानी के सही इस्तेमाल पर बात करेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इन सब से पैदावार बढ़ती भी है या नहीं, और आखिर में भविष्य के लिए क्या सबक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। अक्सर हम नए समाधान ढूंढने के लिए आगे देखते हैं, है ना? पर क्या हो अगर खेती की आज की बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल उन तरीकों में छिपा हो जो सदियों से हमारे पुरखे अपनाते आ रहे थे? तो ये जो परंपरागत खेती है, ये असल में दो बहुत मजबूत खंभों पर टिकी है। एक है फसल चक्रण और दूसरा है जल प्रबंधन। और कमाल की बात यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बस प्रकृति के साथ, मतलब उसके नियमों के हिसाब से काम करने के बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीके हैं। तो चलिए पहले स्तंभ की बात करते हैं, फसल चक्रण। इसे मिट्टी का जादू क्यों कहा गया है? देखिए, ये सिर्फ एक के बाद दूसरी फसल लगाने की बात नहीं है। असल में ये तो जमीन का इलाज करने जैसा है, उसे एक नई जिंदगी देने जैसा। तो फसल चक्रण का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक ही खेत में हर साल एक ही फसल ना उगाकर फसलों को अदल बदल कर लगाना। मतलब इस साल गेहूं तो अगले साल कुछ और। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ इतना करने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ता है? आइए समझते हैं। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहले साल खेत में कोई दाल वाली फसल लगाई, जैसे चना या मटर। अब ये फसलें क्या करती हैं? ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर जमीन में जमा कर देती हैं, मतलब मिट्टी को ताकतवर बना देती हैं। फिर अगले साल उसी खेत में गेहूं या कोई और अनाज लगा दिया। अब अनाज को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जो मिट्टी में पहले से ही मौजूद है ना? कमाल का सिस्टम। अब इसके फायदे देखिए। एक तीर से कई निशाने लगते हैं, सचमुच। पहला, कीड़े और बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब फसल बदलती है तो उन कीड़ों का जीवन चक्र ही टूट जाता है। दूसरा, मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं, जैसा हमने नाइट्रोजन के उदाहरण में देखा, मतलब जमीन बंजर नहीं होती। तीसरा, खरपतवार भी कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी की सेहत सुधरती है, उसका कटाव रुकता है। अच्छा, तो फसल चक्रण के बाद अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी स्तंभ पर, जल प्रबंधन। हम सब जानते हैं कि पानी कितना कीमती है और खेती में तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो हमारे पुरखे पानी की हर बूंद का हिसाब कैसे रखते थे? चलिए जानते हैं। तो पानी बचाने के लिए कई सारे तरीके एक साथ काम करते हैं। सबसे पहली बात तो फसल चक्रण से ही जुड़ी है। जब मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है तो वो एक स्पंज की तरह बन जाती है, मतलब ज्यादा पानी सोकर रखती है। फिर आती है सिंचाई की बारी। ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकें पानी को बर्बाद होने से रोकती हैं। इसके अलावा ऐसी फसलें चुनना भी बहुत जरूरी है जिन्हें पानी की जरूरत ही कम पड़ती हो। और हाँ, एक और चीज है, संरक्षण जुताई, जो मिट्टी की नमी को भाप बनकर उड़ने से बचाती है। संरक्षण जुताई, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। खेत की कम से कम जुताई करना। सोचिए, जब हम जमीन को बार बार जोतते हैं तो उसकी ऊपरी परत खुल जाती है और नमी धूप से उड़ जाती है। पर जब हम ऐसा कम करते हैं तो मिट्टी अपनी नमी को सहेज कर रखती है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में गिरी हुई पत्तियां जमीन को नम रखती हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी भी स्वस्थ, पानी भी बच रहा है, पर क्या इन तरीकों से इतनी फसल उग सकती है कि दुनिया का पेट भर सके? मतलब क्या ये तरीके टिकाऊ होने के साथ साथ फायदेमंद भी हैं? और इसका जवाब शायद कई लोगों को हैरान कर दे। जवाब है हाँ। आंकड़े बताते हैं कि पानी का सही इस्तेमाल करते हुए इन तरीकों से फसल की पैदावार में 13% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बात उस सोच को पूरी तरह से बदल देती है जिसमें माना जाता है कि पर्यावरण को बचाने वाली खेती में उपज कम होती है। असल में यहां तो उपज बढ़ रही है। और बात सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं है। ये जो कोटेशन है, ये एक और जरूरी पहलू की ओर इशारा करता है, पशुधन।
जब जानवरों को भी इस सिस्टम में सही तरीके से शामिल किया जाता है तो वे भी जमीन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उनकी चराई से चारागाहों को फिर से हरा भरा होने का मौका मिलता है और मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ती है। और एक और बहुत बड़ा फायदा, याद है हमने दालों की बात की थी? ये दाल वाली फसलें एक तरह से जमीन के लिए प्राकृतिक खाद की फैक्ट्री हैं। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत ही कम हो जाती है। इससे पर्यावरण तो बचता ही है, साथ में किसानों का पैसा भी बचता है। तो चलिए अब इस सारी चर्चा को समेटते हैं। इस पुराने ज्ञान से हम आज के लिए और आने वाले कल के लिए क्या सीख सकते हैं? क्या हैं वो जरूरी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए? सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि पारंपरिक खेती सस्टेनेबिलिटी का एक आजमाया हुआ मॉडल है। दूसरी बात, फसल चक्रिंग और पानी का सही मैनेजमेंट, ये दोनों ही चीजें मिट्टी की सेहत और पैदावार दोनों को बढ़ाती हैं। और तीसरी बात, इन तरीकों को अपनाने का मतलब है केमिकल पर कम निर्भरता और पानी की ज्यादा बचत। ये हमें प्रकृति से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर चलना सिखाता है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खाने की सुरक्षा का जवाब हमारे ही अतीत में कहीं छिपा है? इस सवाल पर सोचने की जरूरत है। शायद कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता थोड़ा पीछे मुड़कर उन सबकों को याद करना होता है जिन्हें हम वक्त के साथ भुला चुके हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।